Hello, everyone. In this lecture, we will discuss the magnetohydrodynamics. तो देखते हैं कि क्या होता है मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स, जिसको शॉर्ट में MHD बोलते हैं, मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स। इसको मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको मैग्नेटो फ्लूइड डायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो जो पुराना नाम है दैट इज मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, यही यूज किया जाता है MHD। बाद में इसमें हाइड्रो की जगह फ्लूइड भी ऐड किया गया, तो मैग्नेटो फ्लूइड डायनेमिक्स भी इसको बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, मैग्नेटो, हाइड्रो और डायनेमिक्स। तो मैग्नेटो का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैग्नेटो का मतलब सिंपल है, जहां पे भी मैग्नेटो वर्ड आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, सबको पता है हाइड्रो मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में जो फ्लूइड यूज किया गया था वो सॉल्ट वाटर था, सॉल्ट वाटर, नमक का पानी, सॉल्ट वाटर। इसलिए इसको मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम पे इसमें कुछ अलग टाइप के फ्लूइड्स यूज करनी शुरू कर दिए, जैसे आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, या फिर लिक्विड मेटल्स, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट। तो अलग तरीके के फ्लूइड्स अब इसमें यूज करने लगे हैं। शुरुआत में जब ये इसका स्टार्टिंग हुई थी तब इसमें सॉल्ट वाटर यूज किया था, इसलिए स्टार्टिंग में इसको मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स बोला गया था, और वही नाम आज भी चल रहा है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। लेकिन अभी हाइड्रो यानी वाटर की जगह इसमें अलग टाइप के फ्लूइड्स यूज होने लगे हैं, दैट इज आयोनाइज्ड गैस या फिर लिक्विड मेटल। ये दो सबसे मेन है, सबसे ज्यादा जो है वो आयोनाइज्ड गैस यूज की जाती है, जिसको प्लाज्मा भी बोलते हैं। डायनेमिक्स का मतलब सबको पता है मूवमेंट, डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट। तो क्या समझ में आया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी फ्लूइड के मूवमेंट को बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। किसी फ्लूइड के मूवमेंट को बोलेंगे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। तो बेसिकली मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, फ्लूइड के मोशन या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड होना चाहिए। तो हम उस फ्लूइड के अगर उस फ्लूइड को किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जाए तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज देता है, या फिर उसका किस तरह का बिहेवियर होता है, ये है MHD, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स की स्टडी। ठीक है, तो इसी बिहेवियर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी को बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड MHD is that magnetic field can induce current in a moving conductive fluid। तो जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है MHD के पीछे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टिव फ्लूइड को फ्लो कराया जाए या मूव कराया जाए तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस करंट इन ए मूविंग कंडक्टिव फ्लूइड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट प्रोड्यूस कर सकता है या करता है, इंड्यूस करता है मूविंग कंडक्टिव फ्लूइड। तो ये है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, किसी कंडक्टिव फ्लूइड के मोशन की बात करेंगे, और उससे प्रोड्यूस होगी करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स या मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स बेस्ड बेसिस पे जो कोई भी डिवाइस काम करता है, वो उसका काम क्या होता है, वो सीधे थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम अगर किसी कन्वेंशनल प्रोसेस की बात करें, तो कन्वेंशनल प्रोसेस में थर्मल एनर्जी, पहले फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल में कन्वर्ट करते हैं, फिर थर्मल से मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल।
लेकिन ये जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स है, यहाँ पे हम थर्मल को बिना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल की बात अगर हम करें तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वहां पे थर्मल में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एमएचडी में पहले फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर थर्मल से इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट मिल सकती है बिना उसको चेंज किए मैकेनिकल एनर्जी। तो दैट इज द एमएचडी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या है प्रिंसिपल मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स का? देखिए, the principle of MHD power generation is based on Faraday's law of electromagnetic induction। इसका जो प्रिंसिपल है, एमएचडी पावर जनरेशन का जो प्रिंसिपल है, वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, फेराडेज लॉ is a basic law of electromagnetism predicting how a magnetic field will interact with an electric current to produce an EMF। फेराडे लॉ क्या है? एक बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो समझते हैं, देखो क्या है फेराडे लॉ है क्या? फेराडेज लॉ के हिसाब से व्हेन ए कंडक्टर एंड ए मैग्नेटिक फील्ड मूव्स रिलेटिव टू ईच अदर, ध्यान से समझना है इसको, when a conductor and a magnetic field moves relative to each other, then voltage is induced in the conductor which results in flow of current across the terminals। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, when a conductor and a magnetic field moves relative to each other, मतलब या तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कंडक्टर मूव करे या फिर किसी कंडक्टर के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, दोनों में से कोई भी मूव कर सकता है। तो क्या होगा? वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में। ठीक है, तो देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए दो मैग्नेट ली, दिस इज द मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा तो इस कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, कंडक्टर के मूव करने की डायरेक्शन ये थी, और इन तीनों के परपेंडिकुलर ये जो आएगी डायरेक्शन, ये होगी वोल्टेज की डायरेक्शन अक्रॉस। तो तीनों की जो डायरेक्शन है, मूव करने की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वोल्टेज जनरेशन की जो डायरेक्शन है, वो तीनों परपेंडिकुलर होती है आपस में। ठीक है, दैट इज द फेराडेज लॉ। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वोल्टेज जनरेट होता है। या फिर अगर हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेट को मूव कराते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं, तब भी वही बात है, इनकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, तो या तो हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दें, मैग्नेट को मूव करा दें तो मैग्नेट मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करेगा, या फिर किसी कंडक्टर को मूव करा दें, एक ही बात है। मतलब कि रिलेटिव टू ईच अदर, भाई कोई दोनों में से कोई भी एक मूव करेगा तो उसके रिलेशन में दूसरा चाहे स्टेशनरी भी हो तो उसके रिलेशन में देखा जाएगा तो दोनों मूव कर रहे होंगे रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, तो क्या है कि करंट यहाँ पे वोल्टेज जो है इन तीनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
मूव होगा। अब देखिए ये वाला डायग्राम अगर हम देखें, करंट की डायरेक्शन जब ये लेफ्ट साइड में मूव करके सीडी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन है देखिए वो इस साइड आ रही है। जब ये रुक जाता है तो बीच में आ जाती है गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है, और जब ये दूसरी साइड मूव करता है तो फिर इधर की डायरेक्शन में आ जाती है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो कंडक्टर है, अगर आप इसको देखो तो इसमें जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। मतलब अगर एक साइड में मूव करेगा तो अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और अगर दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यानी कि मोशन के हिसाब से, कंडक्टर के मोशन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसका मतलब अगर हमें एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए तो फिर हमें कंडक्टर को कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल पे जो जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वो कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो सिंपली फैराडे के लॉ के हिसाब से काम करते हैं। अब हमने इसमें क्या लिया, फैराडे लॉ के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, यानी कि दो मैग्नेट लगा दिए, एक नॉर्थ एक साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमने यहाँ पे कंडक्टर के बजाय क्या लिया, एक कॉइल ले ली, ए बी सी डी, जो इस डायग्राम में ये दिख रही है, ए बी सी डी, ये एक कॉइल ले ली, कंडक्टर की जगह पे एक कॉइल ले ली, और इस कॉइल को हम मूव करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। किसी कंडक्टर को मूव कराने के बजाय हमने क्या किया, उस कंडक्टर की एक कॉइल बना ली है जिसको आर्मेचर बोलते हैं, और उस आर्मेचर को हम रोटेट करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में अभी रोटेशन कहां से आता है, टरबाइन से। इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहां पे कनेक्ट करते हैं, आइदर किसी गैस टरबाइन के साथ कनेक्ट हो सकता है, आइदर किसी हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कनेक्ट हो सकता है, आइदर किसी स्टीम टरबाइन के साथ कनेक्ट हो सकता है, आइदर किसी इंटरनल कंबशन इंजन, डीजल इंजन के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां से जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है इन तरह के डिवाइसेस से, टरबाइन से या इंजन से, जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, तो उसी शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर की शाफ्ट से। तो इस तरह से टरबाइन से हमें मिल जाता है रोटरी मोशन। तो रोटरी मोशन मतलब वो कंटिन्यूअसली उस कॉइल को मूव करा सकता है, और उस कॉइल के दोनों तरफ हमने लगा दी है मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हम उस कॉइल को मूव करा रहे हैं। कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, उसमें जो वायर है वो कॉपर की वायर है, दैट कॉपर इज ए कंडक्टर। तो एक कंडक्टिंग कॉइल जो है हम उसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको मूव कराएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं। इसमें जो डायरेक्शन है उसको ध्यान से समझना। इसमें जो करंट की डायरेक्शन रहेगी उसको हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल में जो अंगूठे और बीच वाली उंगली के बीच वाली उंगली होती है वो दिखाएगी करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो दिखाएगा हमें इस कंडक्टर की डायरेक्शन, और जो बीच वाली उंगली होगी वो हमें मिडिल फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप राइट हैंड को यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ राइट हैंड रखेंगे, अपना राइट हैंड, ये जो मिडिल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, और जो थंब है उसकी डायरेक्शन हम इस कंडक्टिंग कॉइल के हिसाब से रखेंगे। तो अगर ये इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है, सपोज वो इस तरीके की है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये जो शाफ्ट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इसका मतलब कि अगर इस पोजीशन में है तो ये ए बी जो कंडक्टर है, ये जो ए बी कंडक्टर है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो थंब किधर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, थंब किधर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया।
ठीक है, तो जो मिडिल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में एरो दिखा रही है? देखिए, जो थंब है उसकी डायरेक्शन को ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कंडक्टर की डायरेक्शन। कंडक्शन जब इस पोजीशन में है तो कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये ए बी वाला जो कंडक्टर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब हो गया ऊपर की तरफ। अब उसके जो बराबर थंब के बाद वाली जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर जो है, वो फर्स्ट फिंगर को हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये रहा, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में रखेंगे। तो राइट हैंड को आप रख के देखिए, अगर थंब की डायरेक्शन ऊपर होगी और फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में होगी, तो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, ये जो एरो बना हुआ है। यानी कि इस कंडक्टर में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, जो एरो बना हुआ है। ठीक है, अब सी डी पे देखते हैं, यानी कि सी डी में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में आएगी? तो सी डी अगर हम देखें रोटेशन के हिसाब से तो नीचे जा रहा है अभी, तो थंब आप किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। थंब किधर आएगा? नीचे आएगा। फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन तो वही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी वही है। तो अब हम देखेंगे कि जो मिडिल फिंगर है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ये जो एरो बना हुआ है इस डायरेक्शन में आ जाएगी। मतलब सीडी कंडक्टर में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और ए बी जो कंडक्टर है इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो हमें कंडक्ट जो डायरेक्शन हमें मिल रही है वो करंट जो है इस तरीके से कुछ मिलेगी कि यहां से वो फ्लो होगी, यहां से फ्लो होती हुई ए बी, फिर सी, और फिर डी, और फिर इधर आ जाएगी। तो इसकी जो वायर्स हैं, इस कॉइल की जो वायर्स हमें मिल रही हैं यहाँ पे, उनके साथ हम किसी एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर देंगे तो उसमें हमें करंट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जब ये घूम के दूसरी पोजीशन में पहुंचेगी तो अब ए बी नीचे जा रही होगी और सी डी ऊपर आ रही होगी। आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो ए बी कॉइल है वो नीचे की तरफ जाएगी, और सी डी जो कॉइल है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब सी डी वाली जो कॉइल है उसमें ये डायरेक्शन हो जाएगी, और ए बी वाली में ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करते क्या है, हम शाफ्ट पे कनेक्ट करने के साथ में इसमें ये दो स्लाइडिंग रिंग लगा देते हैं, क्योंकि शाफ्ट अगर हमने डायरेक्टली इन वायर्स में एक्सटर्नल सर्किट की वायर कनेक्ट कर दी तो वो तो इलझ जाएंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली घूम रही है, जो कॉइल है वो तो कंटिन्यूअसली घूम रही है। तो घूमती हुई वायर्स के साथ में हम कैसे एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि इस शाफ्ट के ऊपर दो स्लाइडिंग रिंग लगा देंगे, और इन रिंग्स को वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ये वाली जो रिंग है R1, इस R1 के साथ में हमने ये वाली वायर कनेक्ट कर दी, ए बी वाली, और R2 के साथ में ये वाली वायर कनेक्ट कर दी। तो ये जो वायर्स आ रही हैं ये तो रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, और इन रिंग्स के साथ में दो बुश कनेक्ट कर दिए, कार्बन ब्रश कनेक्ट कर दिए हैं, दो कार्बन के ब्रश कनेक्ट कर दिए हैं जिनको B1 और B2 बोलते हैं। तो R1 रिंग के साथ में B1 कनेक्ट है, और R2 रिंग के साथ में B2 कनेक्ट है। B1 और B2 दो कार्बन के ब्रश कनेक्ट कर दिए हैं, जो उससे कंटिन्यूअसली रगड़ खा के चलते रहेंगे, उस पर स्लाइड करते रहेंगे, मूव नहीं करेंगे उसके साथ। सिर्फ रिंग रोटेट होगी, वायर उसके साथ कनेक्टेड है, वायर भी रोटेट होगी, रिंग भी रोटेट होगी, शाफ्ट भी रोटेट होगी, लेकिन ये जो कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं ये रोटेट नहीं होंगे, ये उन रिंग्स के साथ में स्लाइड होते रहेंगे। ठीक है, स्लाइड होते रहेंगे मतलब उसके कांटेक्ट में रहेंगे, तो करंट उसमें फ्लो होती रहेगी। ठीक है, अब होगा क्या लेकिन, देखो ब्रश B1 ब्रश को हमने कनेक्ट किया है R1 के साथ, और B2 को कनेक्ट किया है R2 के साथ। ठीक है, ये जो R1 है ये कनेक्ट है AB के साथ, और R2 कनेक्ट है CD के साथ। यानी कि AB में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है, जब ये आधा रिवॉल्यूशन, हर आधे रिवॉल्यूशन के बाद AB और CD में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है। मतलब जो अगर इसी पोजीशन के हिसाब से देखें तो अभी इसमें करंट इधर फ्लो होगी, लेकिन आधे रिवॉल्यूशन के बाद इसमें जो करंट है
वो इधर फ्लो होने लगेगी, इसमें से वापस आने लगेगी आधे रिवोल्यूशन के बाद इधर। ठीक है, मतलब हर आधे रिवोल्यूशन के बाद करंट जो है वो चेंज हो रही है। हर आधे रिवोल्यूशन के बाद जो करंट है वो डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो रही है। तो इस तरह की जो करंट होती है जिसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है 180 डिग्री के बाद में, हर 180 डिग्री के बाद में, उस तरह की करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। तो इस तरह से काम करता है हमारा एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसमें करंट जो है वो चेंज होती रहती है डायरेक्शन। अब डीसी में क्या होता है? डीसी में तो चेंज होती नहीं है, डीसी में तो कंटिन्यूअसली करंट चलती रहती है। तो डीसी में क्या करते हैं, बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल सेम रहती है। डीसी में हम ये करते हैं कि इस कॉइल के साथ में ये दो अलग अलग स्लाइडिंग रिंग कनेक्ट ना करके एक स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर देते हैं, जो बीच में से स्प्लिट रहती है। एक पूरी रिंग जो दो पार्ट में डिवाइड रहती है और उसके बीच में जहां से हमने उसको स्प्लिट किया है उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। ठीक है, तो रिंग, स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दिया, उस स्प्लिट रिंग के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को बोलेंगे पी और दूसरे पार्ट को बोलते हैं क्यू। एक पार्ट को बोल दिया पी और दूसरे पार्ट को बोल दिया क्यू। अब यहां पे ये वाला जो पार्ट है पी, इसके साथ कनेक्ट कर दिया ये ब्रश एक्स, और ये वाला जो पार्ट है क्यू, इसके साथ में कनेक्ट कर दिया ब्रश वाई। तो देखो अभी जब ये इस पोजीशन में है तो ये वाली जो वायर है ए बी वाली, ये तो इस पी के साथ कनेक्ट है। कॉइल की जो वायर है वो तो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट रहेंगी, ब्रश अलग रहेंगे हमारे। तो इस पोजीशन में अगर हम देखें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में है। सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इधर से आई एच ई, इधर आई एक्स, एक्स से इस रिंग में गई पी में, और पी से इधर चली गई, इधर से फ्लो हो रही है ए बी, ए बी की डायरेक्शन देखें तो सही है, फिर बी सी, फिर सी डी से वापस आते हुए इधर से ये फ्लो हो रही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आधे रिवॉल्यूशन के बाद जब ये रिवॉल्व होके उधर पहुंचेगा तो ए बी में करंट वापस आने लगेगी और सी डी से इधर जाने लगेगी। सी डी किसके साथ कनेक्ट था? क्यू के साथ। अब ये भी तो साथ ही साथ घूम के इधर आ जाएगा, तो अब Q कनेक्ट हो जाएगा X के साथ और P कनेक्ट हो जाएगा Y के साथ, ये घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो Q में करंट फ्लो हो रही है इधर की डायरेक्शन में, तो अभी भी जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, P घूम के इधर आ गया, P में वापस आने, अब ए बी कॉइल में वापस आ रही है, ए बी से P में वापस आ रही है, तो वापस आ रही है। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा इसमें एक ही डायरेक्शन बनी रहेगी। इस तरह की करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट। इस तरह की करंट को बोलते हैं डीसी करंट। तो इस तरह से हमारे काम करते हैं जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, एसी और डीसी जनरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एमएचडी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स जनरेटर की बात करेंगे, तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर था जिसमें हम किसी कंडक्टर को रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टरबाइन या इंजन, और उस टरबाइन या इंजन में जो एनर्जी आ रही है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो हम पहले थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं आइदर टरबाइन और इंजन, और उसके बाद उस मैकेनिकल एनर्जी को इस कन्वेंशनल जनरेटर से के साथ कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एमएचडी जो जनरेटर होते हैं उसमें डायरेक्टली थर्मल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, बिना उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किए, बिना किसी बीच में इंजन या टरबाइन को लगाए बिना। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? उसमें हम किसी कंडक्टर को मूव कराने की बजाय या रोटेट कराने की बजाय, कंडक्टर को मूव कराने की बजाय या कॉइल को रोटेट कराने की बजाय, हम उसमें एक फ्लूइड को मूव कराते हैं एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड। क्योंकि भाई जो रोटेट हो रहा है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, चाहे वो कॉइल हो या फिर किसी रॉड की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी तो करंट फ्लो होगी।
तो अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है तो कंडक्टिंग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं एमएचडी में, इस कॉइल को रोटेट कराने की बजाय या कंडक्टर को मूव कराने की बजाय किसी कंडक्टिंग फ्लूइड को मूव करा देते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं। भाई रोटेट कराने में तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्प्लिट रिंग की हेल्प से हमने डायरेक्ट करंट जनरेट की, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव होगा तो डायरेक्ट करंट भी एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, तो वहां पे स्प्लिट रिंग और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। फिर जब कंडक्टर या कंडक्टिंग फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में मूव होगा तो करंट भी एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। इसका मतलब जो एमएचडी टाइप के जनरेटर हैं उनसे किस तरह की करंट मिलेगी, डीसी करंट मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके बाद देखेंगे द वर्किंग ऑफ एमएचडी जनरेटर कि वो कैसे काम करता